दोपहर के 1 बजे सुगंधा अपनी सारी सहेलियों को एक-एक करके कॉन्फ्रेंस में लेती है। दोपहर के 1 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल? क्या न्यूज लाई हो, बताओ बताओ। न्यूज ये है कि मेरी सास ने आज अरहर दाल बनाने से मना कर दिया है, उनको राजमा खाने का मन है। और दूसरी न्यूज ये है, सुबह से मैं तीसरी बार खाना बना रही हूँ। 2-2 मिनट में इन लोगों को भूख जो लग जाती है। तुम सब अभी तक दोपहर का खाना ही तैयार कर रही हो? अरे भाई 1 बज गए, अब तक तो फ्री हो जाना चाहिए था। चलो जल्दी जल्दी खाना बना लिया करो। मैंने तो इसलिए फोन किया था कि मैं फ्री हूं तो तुम सब मेरे घर आ जाओ, बैठकर जरा गप्पे शप्पे लड़ाते, एक सीरीज देख ली जाए। मैं तो हाथ जोड़ रही हूँ बाबा, दोपहर का खाना करते करते ना 3 बज जाते। उसके बाद काम वाली को बर्तन दो, फिर थोड़ी देर में रेस्ट करूंगी, उसके बाद ही मिलना हो पाएगा। पर वो भी कहाँ हो पाएगा, आग जैसे खुलती है सांस, चाय नाश्ता पुरान शुरू हो जाता है। इस सभी के घर का हाल है बहन, मुझे तो समझ में नहीं आता। सुबह 9 बजे इतना नाश्ता करने के बाद इन लोगों को 11-12 बजे भूख कैसे लग जाती है। तेरे साथ ये प्रॉब्लम कभी क्यों नहीं होती सुगंधा? मानना पड़ेगा, बड़ी किस्मत वाली है तू। ये तो मेरी रोटियों का कमाल है। अच्छा ठीक है, तुम लोग जब फ्री हो जाना तब आ जाना, मैं जा रही हूँ मूवी देखने। सुगंधा आराम से अपने मोबाइल पर एक वेब सीरीज लगाती है और पैर पर पैर चढ़ाकर एसी ऑन करके जेटफ्लिक्स का मजा लेना शुरू कर देती है। शाम के 5 बजे अपने चाय का कप लेकर सुगंधा घर के बाहर चेयर पर बैठकर आते जाते लोगों को देख रही होती है, तभी प्रीति वहां आती है। बड़ी फ्रेश लग रही है तू, सोकर उठी है क्या? अरे नहीं यार, तू तो जानती है ना मेरी स्लीपिंग पैटर्न, 4-6 घंटों में नींद पूरी हो जाती है। घर में बैठकर बस बोर हो जाती हूँ मैं। तुम सब तो आए नहीं, तो बैठकर मैंने एक वेब सीरीज पूरी कर ली। उसके बाद यहाँ वहां थोड़ा वॉक किया, फिर चाय बनाकर पी रही हूँ। सिर्फ चाय? साथ में नाश्ता वाश्ता नहीं देके अपनी सास ससुर को? कभी तो नाश्ता बना लिया कर यार, तुझे देखकर ना मुझे बड़ी जलन होती है। इसमें गलती तुम लोगों की है। इतना हल्का फुल्का खाना खिलाओगे अपने ससुराल वालों को तो भूख तो लगेगी ना। मैं तो ऐसा खाना खिलाती हूँ कि सबका पेट फुला रहता है। फिर शाम की 2 घूंट चाय भी ना इनके लिए बहुत होती है। अब तो सीधा रात को किचन में जाना है। सोसाइटी में जहां सभी बहुएं अपने ससुराल वालों के छोटी छोटी भूख को मिटाने के पीछे परेशान रहती, वहां सुगंधा बिल्कुल चिल्ड आउट रहती। रात के खाने की तैयारी करने वो रात के 9 बजे आराम से किचन में जाती है और मोटी मोटी गद्दे जैसी रोटियां बनाकर तैयार कर लेती है। अब बताओ, मेरे हाथ की बनाई 2 रोटी कोई खा ले, 12 घंटे के पहले उसे भूख लग जाए, मजाल है। और ये सोसाइटी की बहू है, इत्तू इत्तू से फुलके बनाकर पता नहीं इन्हें किसे दिखाना होता है। एक सब्जी के साथ तैयार रोटियां सुगंधा डाइनिंग टेबल पर लगाती है। रात को भी इतना हैवी खाना खिलाती हो ना तुम, कि क्या कहूं। हाँ तो अच्छा ही है ना, वरना रात को यंगस्टर्स को बड़ी नाइट क्रेविंग होती है, फिर रात को उठकर मैदे का सामान खाएगा, पिज्जा बर्गर मंगाएगा। उससे तो अच्छी बात है ना तेरा पेट भरा रहे। और ऐसा ही होना चाहिए। दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में जो खाना खाता है ना, उसका दिमाग खाने पर ही लगा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम चलता ही रहता है और काम से कंसंट्रेशन चला जाता है। सो अलग खाना वही अच्छा होता है जो ज्यादा देर तक पेट में रहे, है कि नहीं प्रिया दीदी? हाँ भाभी। सुगंधा का बड़ा सॉर्टेड था। वो सुबह सुबह मोटे मोटे पराठे के साथ एक सब्जी बनाकर अपने ससुराल वालों को परोस देती थी और उसके बाद मोटे माड़ वाले चावल के साथ दाल और एक सब्जी बना देती। माड़ वाले चावल काफी देर तक पेट में रहते हैं, इसीलिए शाम को किसी को नाश्ता लेने का मन ही नहीं करता और रात में फिर से वही मोटे पराठे और सब्जी। तुम भी यही किया करो मम्मी, देखा तुम बेकार में टेंशन लेती थी, इतने मोटे मोटे पराठे बनाओगी, ससुराल में कोई खाना नहीं चाहेगा। पर यहाँ ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा भारी खाना खिलाती हूँ कि 2 बार खाने के बाद तीसरी बार कोई खाना ही नहीं चाहता। अक्सर दोपहर में तो पापा मम्मी जी खाना खाते ही नहीं है, तो दोपहर में तो मेरी छुट्टी हो जाती है। तो एक काम किया कर बेटा, 5 किलो आटा गूंथ और एक ही पराठा बनाते, है कि नहीं? खाने का कोई तरीका होता है कि नहीं? बेशरम, खुश नसीब है तू जो तेरे सास ससुर अच्छे, उनकी अच्छाई का फायदा मत उठा, समझी? अरे किस्मत नाम की भी कोई चीज होती है मम्मी। पिछले जन्म में मैंने मोती दान किए थे, तब फायदा मिल रहा है, तो तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम सब ना जलते हो मुझसे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बेटा, कुंडली दिखाई थी मैंने योगी जी से, कह रहे थे कुछ सितारे वितारे ऊपर नीचे होने वाले हैं तो प्रॉब्लम आएगी, जरा ध्यान रखने को कहा है। जब ग्रह अपनी चाल बदलते हैं ना, तो अर्श से फर्श पर आने में लोगों को वक्त नहीं लगता। तेरे साथ ऐसा ना हो भगवान, तू ध्यान रखना। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मम्मी, मैं ऐसे भी इन चीजों में नहीं मानती हूँ, तुम टेंशन फ्री रहो बस। तुम्हारी कुंडली का तो पता नहीं मुझे, पर तुम इसी तरह टेंशन लेती रही ना तो तुम्हारा शुगर ऊपर नीचे जरूर हो जाएगा।
जब इंसान को लगता है कि उसने अपना दिमाग लगाकर जंग जीत लिया है, असली जंग उसी वक्त शुरू होती है। और ऐसा ही कुछ सुगंधा के जीवन में होने वाला था। सुबह के 9 बजे मोटे मोटे पराठे के साथ अचार और आलू की सूखी सब्जी सुगंधा एक टिफिन में डालकर अपने पति का टिफिन पैक कर देती है। रात का खाना ही पेट में पड़ा है मेरे, ऊपर से इतना भारी टिफिन दे देती हो तुम। मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, निकलता हूं मैं। मिकी टिफिन लेकर निकल जाता है और ऑफिस जाने के लिए रोज की तरह बस स्टैंड पर पहुंचता है। नाश्ते के डर से आज बहुत जल्दी आ गया, एक भी आदमी नहीं आया है, चेयर भी खाली है। बैठकर मोबाइल पर लूडो खेल लेता हूँ, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। अपने टिफिन को साइड में रखकर मिकी आराम से अपने फोन पर लूडो खेल रहा होता है। तभी एक लेडी उसके बगल में आकर बैठ जाती है और इत्तेफाकन उसके पास भी सेम वही टिफिन होता है जो मिकी के पास होता है। 5 मिनट बाद बस आती है और हड़बड़ी में गलत डब्बा उठाकर वो बस में चढ़ जाता है। और ऑफिस में क्या हो गया, इधर उधर क्या देख रहा है? अरे आज चंदू भैया नहीं दिख रहा है। आज वो नहीं आया, चाय भी नहीं मिलेगी। किस्मत जब खराब होती है ना तो हर तरफ से बैंड बाजा बारात कर देती है। सोचा था चंदू भैया से बाहर से स्नैक्स वगैरह मंगा लूंगा, आज हैवी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। तुम तो जानते ही हो मेरे टिफिन के 2 पराठे यहाँ ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज का पेट भरने में कैपेबल है। ये बात है भाई, इतना भारी तो मेरे घर में नाश्ता भी नहीं होता। चल कोई ना, अभी तुझे आए हुए 1 घंटा ही हुआ है, लंच टाइम तक तो भूख लग जाएगी। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे और फाइनली लंच का वक्त आ ही जाता है। ऐसा खाना खाना ही नहीं मुझे, इससे अच्छा मैं नीचे कैंटीन में कुछ खा लेता हूँ। मम्मी पर भी कौन सा जादू टोना करवाया सुगंधा ने, उसे कुछ कहती नहीं। इतना भारी खाना कौन बनाता है भाई। मिकी अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में खाना खा लेता है और अपने टिफिन को टच भी नहीं करता। शाम के 7 बजे अपने टिफिन को लटकाया हुआ अपने घर के अंदर आता है और टिफिन को टेबल पर रखकर वहीं बैठ जाता है। मैं टिफिन धोने के लिए डाल देती हूँ, नहीं तो भाभी का गुस्सा फूट पड़ेगा। प्रिया जैसे ही टिफिन उठाती है उसे टिफिन जरा भारी लगती है। लगता है भैया ने आज आधी टिफिन खाई है। अच्छा है, इसी तरह धीरे धीरे सब बॉयकट करना शुरू करेंगे तब तो कुछ बड़ा हो पाएगा और मुझे भाभी के पराठे से छुट्टी मिलेगी। प्रिया टिफिन खोलती है तो उसके अंदर रखी हुई पतली रोटी का वेजिटेबल रोल देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो अपने भैया का हाथ पकड़ती है और चुपके से उसे कमरे में ले जाती है। हमें भाभी मोटे मोटे पराठे खिला रही है और आपके लिए ये बनाती है पतली रोटी का वेजिटेबल रोल। वाह भैया, ये अच्छा है। मैंने सुना था शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, पर ऐसे बदलते ये मुझे नहीं पता था। हमारे सामने तो तुम्हारा दूसरा ही रूप बाहर रहता है। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आज तो मैंने ऑफिस में टिफिन खोला ही नहीं, कैंटीन में खाया है मैंने। क्या? पर भाभी तो आपकी हर छोटे बड़े खर्चे पर नजर रखती है। उन्हें अगर पता चल गया कि आपने कैंटीन में खाया है तो पता है क्या होगा? अरे अपने पैसे से नहीं खाया ना, दोस्त के पैसे से खाया, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब कि ये पतली रोटी का वेजिटेबल रोल भाभी ने आपको सरप्राइज देने को बनाया था? गजब है, ये भाभी अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? प्रिया टिफिन से दोनों वेजिटेबल रोल निकालकर एक प्लेट में रखती है और पूरे परिवार के सामने उसे पेश कर देती है। खाओ खाओ मम्मी, तुम्हारी बहू ने बनाया। अगर मुझे जरा भी भनक होती इस बात की कि टिफिन में मुझे वेजिटेबल रोल मिला है तो मैं टिफिन ही खाता, पर मेरी किस्मत देखो। विनोद वेजिटेबल रोल की जैसे पहली बाइट लेता है, रोटी उसके मुंह में ऐसे घुल जाती है जैसे कि एक पतला पापड़ हो। बताइए सुषमा जी, बहू जब इतनी पतली पतली टेस्टी रोटियां बना सकती है तो फिर हमें वो उतना मोटा कंबल जैसा पराठा क्यों खाने देती है? अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो लगा था मैंने अगर बहू की रोटियों में नुक्स निकाला तो फिर वो मुझे ही कहेगी, मम्मी जी आप मुझे रोटियां बनाना सिखा दीजिए। यही तो करती है ना आजकल की बहुएं। मुझे अब काम नहीं करना था, पर मुझे क्या पता बहू को रोटी पहले से बनानी आती है। वैसे अच्छी बात यह है कि वो रंगे हाथ पकड़ा गई है। इससे पहले कि सुगंधा कोई दूसरा ड्रामा करे, उसके सामने हमें इस वेजिटेबल रोल को परोसना होगा। प्लेट से 2 वेजिटेबल रोल कब के गायब हो चुके थे। कुछ देर बाद जैसे सुगंधा वापस आती है, प्लेट में वेजिटेबल रोल रखा हुआ देखती है। किसे भूख लगी भाई जो बाहर से खाना मंगवाया है? किसने ये पैसे खर्च किए? मैंने पहले ही कहा था मम्मी जी, खर्च जितने पैसे का होगा उतने पैसे मुझे मेरे हाथ में जिए। जब सबके पेट मैं भरती हूँ तो बाहर से चीजें मंगवाने की क्या जरूरत पड़ जाती है आप सबको? ये तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ वेजिटेबल रोल है बहू, जरा खा कर देखो। बचा कर रखा है कि कहीं तुम्हारे दिमाग से इसकी रेसिपी निकल ना जाए। क्या पापा जी, मैंने वेजिटेबल रोल बनाया और मुझे ही नहीं पता? वाह जी वाह, ये मैंने नहीं बनाया है।
तो मेरी टिफिन में इस वेजिटेबल रोल को क्या किसी भूतनी ने रख दिया? ये टिफिन तुमने ही तो सुबह मुझे दी थी और यहाँ सीधा घर पर ही खोला है मैंने। मुझे कुछ नहीं पता, अब मुझे ये वेजिटेबल रोल चाहिए, नहीं तो मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगा। सही बात है बेटा। बहू, जब तुम इतनी पतली रोटी बना सकती हो तो फिर बनाती क्यों नहीं हो? अब से हमें भी वेजिटेबल रोल ही चाहिए। वो सुगंधा, जिसके ससुराल वाले उसकी कंबल जैसी रोटियां खा लेते थे, आज सब पतली रोटियों के सपोर्ट में थे। अरे मम्मी, तुम्हारी बात सच में सही निकल गई। यहाँ तो अर्श से फर्श क्या, मैं तो पाताल लोक पहुंच गई हूँ। मेरी सास, ससुर, ननद और मिक्की सभी ने जिद पकड़ ली है, उन्हें वेजिटेबल रोल ही खाना है। अरे मुझे नहीं बनानी आती पतली पतली रोटियां। ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल। मैं तो जानती थी। अरे जब सहते सहते धरती फट जाती है तो तेरे ससुराल वाले तो फिर भी इंसान है। शादी के पहले कितनी बार कोशिश की मैंने तुझसे पतली रोटियां बनवाने की, पर तू तो तैयार ही नहीं थी। कर अब जो तुझे करना है, खुद ही कर। अगली सुबह घर पर बाहर से समोसे आते हैं। ये तो गलत है मम्मी जी। तो मुझे मत बता क्या सही है और क्या गलत बहू। जब तक तुझसे पतली रोटियां नहीं बन रही, हमें जो खाना है हम खाएंगे। वैसे पोहे बनाने तो जानती होगी तू। जानती होगी नहीं, जानती हैं आप। भूल गई मम्मी, जब भाभी को देखने गए थे तो भाभी ने अपने हाथों से हमारे लिए पोहा बनाया था। जाओ भाभी, पोहे बनाकर ले आओ। टिफिन में मुझे सैंडविच नहीं तो नूडल्स दे देना, ओके? आज सभी की दावत थी और बहू रानी की बैंड बजी पड़ी थी। नूडल्स बनाओ, पोहे बनाओ, चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, और ऐसे खाने के बाद तो फट से सबको भूख लग जाएगी। कुछ देर बाद फिर से कुछ बनाने को कह देंगे। ये हुआ कैसे? कैसे मिक्की जी के टिफिन में इतनी पतली रोटी का वेजिटेबल रोल आ गया? आज ब्रेकफास्ट में समोसे और पोहे खाकर सभी बड़े खुश थे। मिक्की टिफिन लेकर बस स्टैंड पर पहुंचता है। वही, मुझे लगा मेरा टिफिन किसके साथ एक्सचेंज हुआ है। आपका टिफिन और मेरा टिफिन बिल्कुल सेम है, ये देखिए। इसीलिए लगता है गलती से आप मेरा टिफिन ले गए थे और मैं आपका। अरे नहीं नहीं, मैं अपना टिफिन किसी को नहीं देने वाला। बड़े दिनों बाद तो मुझे सैंडविच नसीब हुई है। सॉरी, पर ये कैसे हुआ? आप बताइए, कल मेरे टिफिन में क्या था? बोलने में जरा अजीब लग रहा है। मैंने ऐसे 10 रोटियों के बराबर एक रोटी कभी नहीं देखी। कल ऑफिस में आधी रोटी से मेरा पेट भर गया, फिर बाकी की एक रोटी मैंने रात को खा ली, पर रात के 12 बजे मुझे फिर थोड़ी सी भूख लग गई, तो जो बची थी वो आधी रोटी मैंने उस पर चीज बटर लगाया, सब्जियां हल्की हल्की काट कर उस पर रख दी, माइक्रोवेव करके पिज्जा बनाकर खा लिया। वो क्या है ना, मैं अकेली रहती हूँ और इतनी भूख लगती है मुझे कि बार बार खाना बनाने में मेरी जान जाती रहती है। वो कुछ दिनों से खाना बनाने वाली नहीं आ रही ना, पर कल आपका लंच बॉक्स जो मुझे मिला, मेरे तो मजे ही मजे हो गए। क्या आप मुझे बता सकते हैं आप अपना लंच कहाँ से मंगवाते हैं? मैं एक फैमिली मैन हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी। क्या आपकी वाइफ मुझे वैसे पराठे बनाने सिखा सकती है? ऐसा हुआ तो मेरे खाना बनाने वाली के 8,000 रुपये बच जाएंगे। सुबह एक बार 4 रोटियां बनाऊंगी, दिन भर उसी से हो जाएगा। ठीक है, पर उसके बदले आपकी कामवाली को मेरी वाइफ को पतले पतले पराठे बनाने सिखाने होंगे, और खास करके ना वो वेजिटेबल रोल। दोपहर के 2 बजे आज सुगंधा की सहेलियां उसे फोन करती है। हर बार तो कॉन्फ्रेंस कॉल मिलाती थी, इस बार मैंने मिला लिया। वो क्या है ना, मेरे सास ससुर मेरी ननद के यहाँ गए हुए हैं, ज्योति के घर पर भी कोई नहीं है, तो हमारा काम तो आज जल्दी हो गया। चल फिर मिलते हैं, आए क्या तेरे घर? तू भी क्या प्रीति सुगंधा से पूछ रही है? ये तो आराम से अपने कमरे में बैठी वेब सीरीज देख रही होगी, है ना सुगंधा? अरे रसोई में हूँ, फ्राइड राइस बना रही हूँ सभी के लिए। जीना दुश्वार हो गया है मेरा, सभी को यहाँ पतली रोटियां खानी है। अरे पता नहीं कैसे इनके टिफिन में पतली रोटी का वेजिटेबल रोल आ गया। अब ये लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं पतली रोटी का वेजिटेबल रोल बनाऊं, पर वो रोल मैंने रखा ही नहीं था टिफिन में। मम्मी जी ने कह दिया है जब तक मैं वेजिटेबल रोल बनाकर नहीं दूंगी तब तक मुझे ये हल्का फुल्का खाना बनाना पड़ेगा। बना रही हूं और बाहर से मंगवा कर सब खा रहे स्वालग। 2 ही दिन में सुगंधा की खटिया खड़ी हो चुकी थी। मिक्की अपने ऑफिस से वापस आता है और अपनी बीवी को पसीने में लथबथ दिखता है। बहुत भूख लग रही है सुगंधा, आज चाउमीन कैसा रहेगा? मैं मंचूरियन लाया हूँ, चाउमीन बना दो। और पास्ता भी, चाउमीन पास्ता, सही है ना भैया? इसी तरह एक हफ्ता निकल जाता है और सुगंधा के दुख को समझकर मिक्की बस वाली उस औरत और उसकी कामवाली को लेकर अपने घर आता है। अब 2 और लोगों को ले आए। हे भगवान मेरी मदद करो। बहू जरा हल्का कुछ नाश्ता खिला दे, फिर रात को आराम से डिनर किया जाएगा। 5 बजे पापा ने टिकिया चाट खाई थी, अभी 7:30 बजे इन्हें फिर से कुछ खाने का मन कर रहा है। फिर 9 बजे मैं रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी करूंगी, उसमें भी सभी को कुछ देर बाद भूख लग जाएगी। फिर दीदी बाहर से खाना मंगवा लेगी। भगवान कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। मैंने सोचा था सेविंग करके इस बार कार लूंगी,
इससे तो अच्छा मैं पतली पतली रोटियां बनाना ही सीख जाती। इसीलिए तो मैं आई लिए। मैं भी इसलिए आई हूँ ताकि मैं आपसे आपकी वो मोटी मोटी रोटियां बनाना सीख लूं। उसके ना बड़े फायदे हैं। मैं अकेली रहती हूँ ना, और मेरी सैलरी से मुझे घर पर भी पैसे भेजने होते हैं। और ये बिंदिया इतनी चंट है, पापड़ के जैसी पतली रोटियां बनाती है। वो भी सिर्फ 4, और उसे नाश्ते का कहो तो 1 वक्त का पैसा ले लेती है, फिर दोपहर के पैसे अलग, रात के टिफिन के अलग। ऐसे करते करते पूरे 8,000 के नीचे आ जाती हूँ मैं तो मैंने तो सोच लिया है कि खाना बनाना मैं खुद ही सीख लूंगी। तो आप जरा वो मोटे मोटे पराठे बनाना सिखा दीजिए ना मुझे। ठीक है, मैं आपको मोटी रोटी बनाना सिखा देती हूँ। और तुम बिंदिया, तुम मुझे पतली पतली रोटियां, मतलब वो पतली रोटी का वेजिटेबल रोल बनाना सिखा दोगी। और कुछ इस तरह मिकी के परिवार वालों के साथ सुगंधा और बस वाली लेडी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बाहर आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। बिजली कड़कने की तेज आवाज आ रही है और मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। घर के अंदर रागिनी और आरती तैयार खड़ी है। माँ जी, हम दोनों किटी पार्टी में जा रही हैं, थोड़ा लेट हो जाएगा। हाँ माँ जी, आज बहुत दिनों बाद सभी सहेलियां इकट्ठा हो रही है। बहुओं, बाहर मौसम खराब है, इस बारिश में तुम मत जाओ। क्या ससुर जी, आप भी? हम अपनी कार से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे, आप क्यों बहुओं को रोक रहे हो? इतने रूढ़िवादी मत बनो, जाने दो उन्हें। रागिनी और आरती मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल जाती है। खराब मौसम में दोनों पार्टी में पहुंचती है। हॉल में गाने बज रहे हैं और सभी सहेलियां मस्ती कर रही हैं। रागिनी और आरती कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए अपनी सहेलियों के साथ बातें करती है और मस्ती करती है। काफी देर बीत जाते हैं, तब रागिनी आरती से, आरती, अब बहुत देर हो रही है, हमें घर चलना चाहिए। अरे रागिनी, अभी तो तंबोला का गेम बाकी है, इतनी जल्दी क्या है? हाँ दीदी, एक गेम और खेल लेते हैं, फिर तुरंत निकल चलेंगे। दोनों सहेलियों के साथ गेम खेलने में पूरी तरह व्यस्त हो जाती है और समय का ध्यान ही नहीं रहता। काफी देर बाद वो पार्टी से निकलती है। झमाझम बारिश के बीच अचानक उनकी कार एक सुनसान सड़क पर बंद हो जाती है। रागिनी चाबी घुमाती है पर कार चालू नहीं होती। दीदी, गाड़ी चालू नहीं हो रही है, सुनसान रास्ता है, अब क्या करें? रुक, मैं घर पे फोन करती हूँ, नीलेश को बुलाती हूँ। रागिनी फोन देखते हुए, यार मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। दीदी, मेरा फोन भी आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। अब कुछ नहीं कर सकते, थोड़ी देर यहीं किसी की मदद का वेट करते हैं। उधर घर पर नीलेश परेशान होकर अपनी माँ से, माँ, रागिनी और आरती दोनों के फोन नहीं लग रहे हैं। तुम्हें बोला था ना कि मौसम खराब है, उन्हें मत जाने दो। अरे आप लोग इतने परेशान क्यों होते हैं? कुछ नहीं होता, बारिश में फोन नहीं लग रहा होगा, आ जाएंगी दोनों। माँ, इतनी रात हो गई है और वो दोनों नहीं आई हैं, लेकिन आप अभी भी अपनी गलती मान नहीं रही। मौसम की वजह से देर सबेर होती रहती है, वो आ जाएंगी। उधर बहुएं किसी अजनबी से मदद लेकर जैसे तैसे भीगती हुई घर पहुंचती है। उन्हें देखकर रघुवीर, बहू, तुम्हें मना किया था ना कि बाहर मत जाओ, फिर भी तुम दोनों चली गई। ओहो पिताजी, हमें ये थोड़ी पता था कि मौसम खराब हो जाएगा और हम बारिश में फंस जाएंगे। अरे अब जाने भी दीजिए, बहुएं घर आ गई है ना तो बस बात खत्म होती है। जाओ बहुओं, तुम लोग थक गई होगी, अपने कमरे में आराम कर लो। बेटे और बहुएं चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन बाहर हल्की बारिश हो रही थी और रघुवीर हाथ में चाय का कप लिए सीलिंग की तरफ देख रहे थे। सीलन के छोटे निशान देखकर रघुवीर, इस बार बारिश तेज होने से पहले हमें छत पर सीमेंट कोटिंग और वाटरप्रूफ करा लेनी चाहिए। अरे अभी तो छोटी सीलन है, इतनी जल्दी क्या है पैसे खर्च करने की? हाँ पिताजी, इस महीने वाटरप्रूफिंग रहने दीजिए, मुझे सोने का हार खरीदना है। अरे ससुर की तो सुन लो। पिताजी वो सब छोड़िए, मुझे अगले हफ्ते की शादी के लिए बहुत सारी डिजाइनर साड़ियों की शॉपिंग करनी है। बहुओं, घर की छत मजबूत होती तभी तो अंदर से चैन से रह पाओगी, हार बाद में ले लेना। पिताजी सही कह रहे हैं, छत की मरम्मत पहले जरूरी है, हार अगले महीने ले लेना। भैया, अगर इस बार शॉपिंग नहीं की तो सब रिश्तेदार हमारे कपड़ों का मजाक उड़ाएंगे। सावित्री हंसते हुए बहुओं के साथ अंदर चली जाती है। अगले दिन सावित्री, रागिनी और आरती एक बड़े शोरूम में गहने और कपड़े देख रही है। माँ जी, ये सोने का हार देखिए, इसका डिजाइन कितना लाजवाब और मॉडर्न है। हाँ बहू, ये हार तुम पर बहुत जचेगा, भैया इसे तुरंत पैक कर दो। माँ जी, ये डिजाइनर लहंगा और ये महंगी साड़ियाँ भी हमारी शॉपिंग लिस्ट में है। हमारी सहेलियाँ शादी में हमें देखकर जल भुन जाएंगी, बहुत मजा आएगा। हाँ दीदी, और आपका ये नया सोने का हार तो सबसे अलग चमकने वाला है। सावित्री अपने पास रखे सारे पैसे और क्रेडिट कार्ड देकर बिल चुका देती है। तीनों बहुत सारे बैग लेकर मुस्कुराते हुए घर आती है।
ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। रागिनी कमरे की छत को देखकर नीलेश से, अरे बाप रे नीलेश, मेरी अलमारी के अंदर पानी जा रहा है, सारे कपड़े भीग गए। रागिनी, मैंने पहले ही कहा था ना कि छत की कोटिंग करवा लो, पर तुम्हें हार चाहिए था। मुझे क्या पता था कि इतनी तेज बारिश में सीधे अलमारी के ऊपर ही पानी टपकने लगेगा। अब रोने से क्या फायदा, ये सारे महंगे कपड़े और अलमारी की लकड़ी सड़ जाएगी। रागिनी रोते हुए अपने भीगे हुए कपड़ों को बाहर निकालती है। दूसरी तरफ आरती अपने कमरे में दीवारों की तरफ देखकर संदीप से, संदीप देखो मेरे नए इंटीरियर का क्या हाल हो गया है, पूरी दीवार खराब हो गई। पिछले महीने ही तो इतने पैसे खर्च करके ये पेंट और वॉलपेपर करवाया था। अगर छत की मरम्मत समय पर हो जाती तो आज ये लाखों का नुकसान नहीं देखना पड़ता। आरती दीवार के उखड़ते हुए हिस्से को छूकर रोने जैसी शक्ल बना लेती है। अगले दिन सुबह पूरा परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा है। दोनों बहुएं रोती हुई शक्ल बनाकर अपनी परेशानियां बताती है, जिसे सुनकर रघुवीर, मैंने तो पहले ही कहा था कि छत रिपेयर करवा लो, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब आप इस मुश्किल वक्त में भी हम लोगों को ताना मारना बंद नहीं करेंगे क्या? माँ, ताने की बात नहीं है, अगर पिताजी की बात मान ली होती तो ये नौबत ही नहीं आती। जो हो गया सो हो गया, ये सब धोखे से हुआ है, जानबूझकर किसी ने नुकसान नहीं किया। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपकी सलाह नहीं मानी। अब तो घर में रहने लायक जगह भी नहीं बची है, हर तरफ सिर्फ बदबू और पानी है। नीलेश, तू अपने किसी दोस्त से बात कर और कुछ पैसों का इंतजाम करके छत ठीक करवा लेते हैं। रघुवीर गहरी सांस लेकर फोन पर किसी से पैसे उधार मांगने के लिए नंबर डायल करने लगते हैं। बहुएं अपना सिर झुकाकर बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन कीर्ति अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई है और गले में सोने की चेन भी। माँ, मैं अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ आज बाहर पिकनिक पर जा रही हूँ। बेटा, बाहर का माहौल आजकल ठीक नहीं रहता, इतनी महंगी सोने की चेन पहनकर मत जाओ। हमारी बेटी इतनी मॉडर्न है, क्या वो अपने गहने सहेलियों को दिखाए भी नहीं? जा बेटा तू जा, कुछ नहीं होगा, अपनी सहेलियों के साथ अच्छे से घूम कर आ। कीर्ति मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल जाती है और अपनी सहेली शीला और बाकी दोस्तों के साथ पिकनिक पर चली जाती है। वो अपने दोस्तों के साथ सेल्फी ले रही थी, तभी पीछे से बाइक पर एक नकाबपोश झपट मार तेजी से आता है और अचानक बाइक सवार कीर्ति के गले पर झपट्टा मारकर हवा की रफ्तार से भाग जाता है। अरे चोर चोर, कोई बचाओ, वो मेरी सोने की चेन छीनकर भाग गया। कीर्ति, वो तो बहुत आगे निकल गया, अब उसे पकड़ना नामुमकिन है, चलो घर वापस चलते हैं। शाम को कीर्ति रोती हुई घर आकर अपने पिताजी से, पिताजी, रास्ते में एक झपट मार मेरी सोने की चेन छीन कर ले गया। मैंने तुम्हें दोपहर में ही मना किया था, पर तुम लोगों ने नहीं सुनी मेरी बात। माँ, मेरी चेन तो चली गई, अब आप मुझे अपनी सोने की चेन दे दो ना। पागल हो गई है क्या, मैं अपनी चेन पहनती हूँ। ऐसा कहकर सावित्री अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन पूरा परिवार रात को बैठकर टीवी पर लेट नाइट मूवी देख रहा है। तभी अचानक रघुवीर के फोन पर रघुवीर की बहन का कॉल आता है। बातें करने के बाद रघुवीर सभी लोगों से, कमला का फोन था, वो सुबह सुबह हमारे घर आ रही है, बहुओं जाकर अभी सफाई कर लो। पिताजी, अभी तो फिल्म का सबसे मजेदार सीन चल रहा है, हम सुबह उठकर सफाई कर लेंगे। देखने दो ना इन्हें मूवी, सुबह जल्दी उठकर सब कर लेंगे, आप भी फालतू परेशान होते हैं। मूवी काफी देर तक चलती है और वो दोनों बहुएं मूवी देखती है। सुबह के 8 बज रहे हैं। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और कमला बुआ अंदर आती है। घर की हालत देखकर कमला बुआ सावित्री से, हे भगवान, भाभी ये कैसा बिखरा हुआ घर है, चारों तरफ कचरा पड़ा है और बहुएं अभी तक सोकर उठ रही हैं। कमला बुआ ऐसा कह ही रही थी कि तभी दोनों बहू वहां आती है और बुआ जी को देखकर, नमस्ते बुआ जी, हम बस अभी अभी उठे हैं, मैं आपके लिए तुरंत चाय बना कर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद आरती चाय की ट्रे लेकर आती है। कमला बुआ चाय का एक घूंट पीकर, इस चाय में न शक्कर है न पत्ती, लगता है इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं बची। अरे ननच्ची, कल रात को बहुत देर तक टीवी देखती रही, इसलिए आज सारे काम को नींद में ही कर रही है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। सावित्री ऐसा कहकर बात को टाल देती है। शाम को बुआ जी वापस चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन पूरा परिवार एक शादी में जाने के लिए सज धज कर तैयार खड़ा है। तभी रघुवीर, बहुओं, घर से निकलने से पहले रसोई का गैस सिलेंडर और बाकी सब अच्छे से चेक कर लो। सब चेक कर लिया है पिताजी, आप भी हमेशा औरतों की तरह छोटी छोटी बातों में मीन मेक निकालते हैं।
सब लोग गाड़ी में बैठकर शादी में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में रघुवीर। गाड़ी रोको नीलेश, मुझे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं एक बार खुद घर जाकर चेक करना चाहता हूँ। नीलेश गाड़ी को घर की तरफ मोड़ देता है। सभी घर पहुंचते हैं। फिर रघुवीर अंदर आता है। तभी पूरे घर में एलपीजी गैस की तेज बदबू सूंघकर रघुवीर। हे भगवान, गैस का रेगुलेटर खुला हुआ है, घर में गैस भरी पड़ी है। रघुवीर दौड़कर गैस का रेगुलेटर बंद करता है और सभी खिड़कियां खोल देता है। थोड़ी देर बाद गैस बाहर निकल जाती है। तब नीलेश रघुवीर से। पिताजी, अगर आज आप वापस आकर चेक नहीं करते तो पूरा घर ब्लास्ट में उड़ जाता। अरे वो तो धोखे से खुला रह गया होगा। अब आप लोग राय का पहाड़ मत बनाओ। सावित्री की बात सुनकर रघुवीर गुस्से में आ जाता है और सावित्री पर चिल्लाते हुए कहता है। सावित्री, तुम बहुत मनमानी करती हो। मैंने तुम्हें अधिकार दिए थे पर तुमने सब बर्बाद कर दिया। आज से मैं अपनी सत्ता वापस लेता हूँ। अब घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। और बहुएं, तुम भी कान खोलकर सुन लो, तुम्हें भी उतना ही करना होगा जितना मैं कहूँ। रघुवीर का गुस्सा देखकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग शादी के लिए निकल पड़ते हैं। वे शादी में जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। रात को सभी लोग वापस आने के लिए गाड़ी के पास खड़े हैं। तभी सावित्री। हमारे यहाँ करीबी रिश्तेदार रहते हैं, क्यों ना हम आज रात की यहीं पे रुक जाएं और सुबह चलें। नहीं, हमें इसी वक्त घर वापस लौटना है। रघुवीर की डांट सुनकर कोई कुछ नहीं बोलता और सब चुपचाप गाड़ी में बैठकर रात को ही घर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह के समय टीवी पर बड़ी खबर चल रही है। उसे देखकर नीलेश। पिताजी, देखिए, कल रात को भारी लैंडस्लाइड के कारण वो पहाड़ी रास्ता पूरे 1 हफ्ते के लिए बंद हो गया है। देखा, मैंने सही फैसला लिया था। अगर हम रुक जाते तो आज 1 हफ्ते तक वहीं फंसे रहते। हाँ, ससुर जी का फैसला कभी गलत नहीं होता। हमें अपनी जिद और गलती का पूरा एहसास हो गया है। हाँ दीदी, हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। आगे से हम कभी उनके फैसले पर सवाल नहीं उठाएंगे। सावित्री भी शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लेती है और पहली बार रघुवीर के फैसले का मौन समर्थन करती है। घर के सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं।